हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 9th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो कि आपके सेकंड लॉ के ऊपर बेस्ड थे। आज हम इसके आगे के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ जो आपका अगला लॉ है, अगला नियम है, उसे डिस्कस करेंगे। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, अ मोटर कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। यानी क्या कहा गया है, कहा यह गया है कि एक मोटर कार है, वो 108 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चल रही है। एंड इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर ब्रेक्स आर अप्लाइड। और इसे रुकने में 4 सेकेंड लगते हैं। कैलकुलेट द फोर्स exerted by the brake on the motor car if its mass along with the passenger is 1000 किलोग्राम। कहा गया है कि आपको ये बताना है कि कितना बल लगेगा अगर मोटर कार का और पैसेंजर का कुल वेट, कुल क्या वेट कितना दिया गया है, 1000 किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वेलोसिटी दी गई है और फिर आपका जो वेग है, मतलब जिस कार को रोकते हैं, तो जब वो 0 में आता है, 0 किलोमीटर प्रति घंटे में आता है, तो आपको टाइम दिया गया कि इतने सेकंड में ये जो है 0 किलोमीटर प्रति घंटे में पहुंचता है। तो आपको मास भी दिया गया है, तो आपको क्या निकालना है, फोर्स। ठीक, तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दी गई है इसे नोट करेंगे। तो आप लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ मोटर कार। ठीक है, ये बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग है। तो आप लिखेंगे मोटर कार का प्रारंभिक वेग कितना है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित करेंगे। तो ये हो गया आपका 3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, पहले से नोट कर लीजिए। तीसरा है, अब यहाँ पे आपके पास क्या हुआ है, मोटर कार रुकी है। ठीक है, 4 सेकंड में क्या हुआ, मोटर कार रुक गई, यानी अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 0। तो आप लिखेंगे मोटर कार का अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी ऑफ मोटर कार कितना है, 0 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे आपको टाइम भी दिया गया है 4 सेकंड। तो आप लिखेंगे समय, यानी टाइम 4। ठीक, इतना आपको यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन निकालें, त्वरण निकालें, तो कितना होता है, v माइनस यू अपॉन टी।
v है आपका 0 माइनस u कितना है 30 अपॉन 4, सॉल्व करेंगे माइनस 30/4। ठीक है, तो यह आ गया 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक ही वैल्यू आपकी आ गई है। इसके साथ साथ आपको मास दिया गया है, द्रव्यमान, तो आप लिखेंगे मोटर टोटल मास ऑफ मोटर कार, यानी मोटर कार का कुल द्रव्यमान 1000 किलोग्राम। ठीक है, 1000 यहाँ पे आपको दिया गया है। अब फोर्स निकालना है, तो फोर्स यानी बल का फॉर्मूला होता है m इंटू ए। m कितना है 1000, a कितना है 7.5, तो ये हो जाएगा 75। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7500 न्यूटन। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे फोर्स आ जाएगा। ठीक, तो आप लिखेंगे force exerted by the brake is 7500 न्यूटन। तो आप लिखेंगे ब्रेक के द्वारा 7500 न्यूटन का बल लगाया जाता है। ठीक है, नोट करें। अब हम चलते हैं अगले नियम की ओर, जो है आपका गति का तीसरा नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन जिसे आप कहते हैं। अब हम इसको समझेंगे। बेसिकली आपने देखा होगा कि जब भी आप क्या करते हैं, मान लीजिए आप नाव के ऊपर खड़े हैं, अब नाव किनारे पे आती है और आप क्या करते हैं, नाव से बाहर निकलना चाहते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब आप नाव से बाहर निकलते हैं तो आप क्या करते हैं, अपने पैरों से जो है अपने आप को क्या करते हैं, आगे की ओर धकेलते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपने ये भी महसूस किया होगा कि जो नाव है, जैसे ही हम आगे की तरफ जाते हैं तो नाव पीछे की ओर मुड़ती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें एक गन की, तो गन से जब हम जैसे फायर करते हैं तो जो आपके बुलेट है वो आगे की ओर जाती है, पर इसके साथ साथ गन से हमें पीछे की ओर धक्का भी लगता है। तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है, ये जो कंडीशन है, यहाँ पर हम एक बात समझ रहे हैं कि जब हम फोर्स आगे की तरफ लगा रहे हैं तो एक बल पीछे की ओर भी लग रहा है। अगर हम इन बलों की बात करें तो वह बल जो आगे की ओर लग रहा है उसके कारण पीछे की ओर एक और बल लग रहा है, और दोनों जो बल है उनका जो परिमाण है वो बराबर है, यानी सेम। लेकिन अगर हम दिशा की बात करें, डायरेक्शन की बात करें, दोनों विपरीत है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर आप नाव से क्या करते हैं, आगे की ओर जाते हैं,
तो आप आगे की तरफ बल लगा रहे हैं, लेकिन नाव पीछे की ओर जाती है, ठीक है। अब बल यहाँ पे आपने लगाया, ठीक है, आगे की ओर लगाया, उतना ही बल नाव पे पीछे की ओर लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों का क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का परिमाण बराबर है, लेकिन डायरेक्शन की बात की जाए, डायरेक्शन या दिशा डिफरेंट है, जो कि विपरीत है। इसी तरीके से जब भी किसी गन से, ठीक है, कोई भी गन है उससे क्या होता है, बुलेट फायर की जाती है, तो जो बुलेट है वो आगे की तरफ जाती है, यानी उस पे जो बल लगता है वो आगे की ओर लगता है, लेकिन ये जो बुलेट है इसके कारण जो गन है वो पीछे की तरफ धकेली जाती है, उसको पीछे की तरफ धक्का। अब यहाँ पे जो आपका गन का रिकॉइल है या जो पीछे की तरफ इस पे बल लग रहा है वो उतना ही होता है जितना बुलेट पे लग रहा है, लेकिन अगर हम दोनों की दिशा की बात करें तो दोनों की दिशा क्या होती है, आपस में विपरीत होती है, ठीक है। और इसी तरीके से हम जो है यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस जो होता है आपका, इसमें भी देख सकते हैं कि जब आप क्या करते हैं, आपने यहाँ पे दो स्प्रिंग बैलेंस लिए, उन्हें आपस में यहाँ हुक के माध्यम से एक दूसरे पे से जोड़ा और आपने क्या किया, स्प्रिंग को खींचा। तो आप स्प्रिंग को ऐसे खींचते हो, लेकिन इसके साथ साथ जो आपका स्प्रिंग होता है इसमें जो है एक ऑपोजिट फोर्स या विपरीत बल भी लगता है, जो कि इस बल के विपरीत आपको दिखता है, और क्या होता है, परिमाण दोनों का बराबर होता है, ठीक है। The third law of motion states that when one object exerts a force on another object, the second object instantaneously exerts a force back on the first. क्या कहा गया है, कहा ये गया है कि जो गति का आपका तीसरा नियम है वह यह कहता है कि जब भी हम एक वस्तु से बल लगाते हैं किस पे, दूसरी वस्तु पे, तो क्या होता है, जो दूसरी वस्तु है यानी जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है उस पे बल लगता है पहले के विपरीत या पहले के विपरीत दिशा में। These two forces are always equal in magnitude but opposite in direction. अगर हम इन दोनों बल की बात करें तो ये दोनों बल जो है परिमाण में तो बराबर होते हैं, मैग्नीट्यूड में तो क्या है, बराबर है, लेकिन दिशा में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, यानी ऑपोजिट होते हैं। These forces act on different objects and never on the same object. और आप ये भी देख सकते हो कि जो दो बल है वो हमेशा दो अलग अलग वस्तुओं में लगते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपने बल इसमें लगाया तो इसका जो विपरीत था वो बी पे लगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें गन की, तो गन में हमने बल किस पे लगाया, बुलेट पे, ठीक। तो जो दूसरा बल था या जो विपरीत बल था वो आपकी गन पे लगा, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पे आपने अपने बॉडी पे बल लगाया, अपने शरीर पे बल लगाया, आगे की ओर आप गए और जो दूसरा बल लगा वो नाव पे लगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों जो बल है वो अलग अलग वस्तुओं पे लग रहे हैं। गति का तीसरा नियम कहता है कि जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी तुरंत पहली वस्तु पर बल लगाती है। ये दोनों बल हमेशा परिमाण में बराबर होते हैं, लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। ये बल अलग अलग वस्तुओं पर काम करते हैं और कभी भी एक ही वस्तु पर नहीं होते। तो ये आपका तीसरा नियम है, जो जिसे आप एक्शन रिएक्शन का फोर्स भी या एक्शन रिएक्शन का जो नियम है वो भी कहते हैं, ठीक है। इसे आप नोट करेंगे। इसी तरीके से आपका एक और उदाहरण है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये दो बच्चे हैं वो एक जो है आपके जो है एक स्टैंड पे खड़े हैं और उसके नीचे क्या लगे हैं, आपके पहिए लगे। यहाँ पे क्या होता है, एक बच्चा दूसरे बच्चे को जो है कोई वस्तु दे रहा है, कोई भारी वस्तु दे रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये इधर की ओर बल लगा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे जब ये आगे की ओर बल लगाएगा तो ये थोड़ा सा पीछे की ओर
जो है इसको धक्का लगेगा या यहाँ पे बल लगेगा। तो ये भी आपका उदाहरण है इसका तीसरे नियम का। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो आपका पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 किलोग्राम अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज फायर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। क्या कहा गया है? कहा ये गया है कि एक राइफल है जिसका आपको द्रव्यमान दिया गया है। ठीक है, राइफल का क्या दिया गया है? द्रव्यमान कितना? 4 किलोग्राम। और क्या कहा गया है? अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, और बुलेट का द्रव्यमान दिया गया है। ठीक है, बुलेट का द्रव्यमान कितना है? 50 ग्राम। इज फायर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। अब क्या कहा गया? एक राइफल है, ठीक है, एक बुलेट है, बुलेट को फायर किया गया और यहाँ पे जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, प्रारंभिक वेग था, वो कितना था? 35 मीटर प्रति सेकेंड। कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल। यानी यहाँ पे आपको बताना है कि जो राइफल है, ठीक है, राइफल है, इसका जो इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी है, यानी इसका जो प्रारंभिक जो वेग आ रहा है रिकॉइल का, वो कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको राइफल का मास दिया गया है और बुलेट का मास दिया गया है, बुलेट का वेग दिया गया है और आपको निकालना है राइफल का वेग। तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दी गई है इसे नोट करेंगे। ठीक, तो आप लिखेंगे मास ऑफ बुलेट, बुलेट का द्रव्यमान m1 ले लेते हैं, कितना है? 50 ग्राम। इसके साथ साथ बुलेट का वेग ले लेते हैं। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ या इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, बुलेट का प्रारंभिक वेग, ठीक, तो v1 कितना है आपका? 35 मीटर प्रति सेकेंड। अब राइफल का द्रव्यमान दिया गया है, मास ऑफ राइफल, ठीक, कितना है? 4 किलोग्राम। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे दिया गया। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे पूरे सिस्टम का अगर हम रिकॉइल लें तो वो आपका 0 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम राइफल का जो आपका मोमेंटम है, यानी जो संवेग है, और अगर हम बुलेट के संवेग दोनों को ऐड कर दें तो टोटल क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो हम इसी रूल को यहाँ पे लेंगे, क्योंकि आपने अभी पढ़ा है, क्या पढ़ा है? तीसरे नियम के अनुसार हमने ये पढ़ा है कि जब हम बुलेट फायर करते हैं, ठीक है, बुलेट फायर हो रही है, एक रिकॉइल फोर्स आपके गन में लगेगा, ठीक है, जो कि विपरीत दिशा में होगा, दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट लग रहा है। अब बुलेट का जो मोमेंटम है, ठीक है, वो और जो आपका गन का मोमेंटम है, दोनों बराबर होंगे, दोनों का संवेग क्या होगा? बराबर होगा। इसलिए क्या होगा? दोनों की डायरेक्शन विपरीत है और मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर है। तो अगर आप दोनों को एक साथ लेते हैं या ऐड करते हैं तो 0 आ जाएगा। हम इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि
कि अगर जैसे अभी हमने लिया, क्या लिया, m1 क्या है, बुलेट का द्रव्यमान, v1 क्या है, बुलेट का जो है वेग, ठीक है। तो ये हो गया मोमेंटम बुलेट का, प्लस राइफल का m2 हम द्रव्यमान ले लेते हैं, वेग हम v2 ले लेते हैं, ठीक है। या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो आपका तीसरा लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये जो आपका जो है यहाँ पे आपका मोमेंटम आया है बराबर आ जाएगा इसके, यानी बुलेट का मोमेंटम राइफल का मोमेंटम दोनों बराबर होंगे, ठीक, और विपरीत दिशा में होंगे, नेगेटिव आ जाएगा, ये इधर आएगा, तो m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर 0, ठीक है। तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इस तरीके से ये आपका चलेगा, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें निकालना है v2, m1 हमें दिया गया है कितना है 50, v1 कितना है 35, m2 कितना है 4000 और v2 बराबर, अब ये इधर आ जाएगा, तो 4000 v2 बराबर, ये नेगेटिव में इधर आ जाएगा -50, ठीक है। अब v2 निकालना है, v2 बराबर -50 इंटू 35 अपॉन, ठीक है, ऐसे आप ले लेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे, तो ये 0.43 मीटर पर सेकेंड आपका आ जाएगा, और ये आपका नेगेटिव में होगा, ठीक है। तो नेगेटिव इसकी क्या दिखा रहा है, इसकी दिशा दर्शा रहा है, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो बच्चों आज हमने जो आपका न्यूटन का तीसरा नियम है गति का, उसे हमने समझा, उसके बेस में हमने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया। आपको क्या करना है, इसके बेस पे जितने भी आपकी एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चंस हैं उन्हें आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो जितना जो आपको पढ़ाया गया है इसे आपको रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।